हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट करते हैं वो 11,000 वोल्ट पे ही करते हैं, 11 केवी पे ही जनरेट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं क्यों हम उसको ज़्यादा वोल्टेज पे नहीं करते हैं, क्यों हम उसको कम वोल्टेज पे नहीं करते हैं, ये सब जो पॉइंट्स है आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोगों को कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलेगा, कुछ पावर प्लांट हमारे जो हैं उनमें 20 केवी पे और 25 केवी पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन आपको जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखने के लिए मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो होगा आपको 11 केवी पे। और आप लोग अपनी बुक्स में जो पढ़ेंगे वो भी आपको 11 केवी पे ही मिलेगा, 11,000 वोल्ट पे ही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मिलेगा। अब दोस्तों, इस पॉइंट का जो जवाब है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा, पूरे हर एक पॉइंट को कवर करके बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग जो वीडियो में अभी देख पा रहे हैं ये है टरबाइन, ठीक है। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी ये आपका ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर, इसको हम जनरेटर भी बोल सकते हैं और एक तरीके से। और दोस्तों, ये पॉइंट्स मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये आपको पावर प्लांट का पूरा डायग्राम दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हमारी इस तरीके से दिख पा रही है यहाँ पे। अब मैं इसके में देखिए जो भी मैंने इमेज आपको दिखाई है इन सब का अपना एक मतलब है, वो मतलब मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप समझिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें एक पॉइंट 3 पॉइंट हैं, वो 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे मैं मिस नहीं होने दूंगा। और ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी सारे इलेक्ट्रिकल की वीडियोस मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहला पॉइंट आपको बता देता हूँ कि हम 11 केवी पे ही क्यों अपने सिस्टम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसका रीज़न दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिकल। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो 11 केवी में इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मतलब कि सबसे कम कॉस्ट वाला, ठीक है, जिसमें सबसे कम कॉस्ट आए वो हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रीफर कर रहे हैं, कॉस्ट कम कर रहे हैं, ये सब पॉइंट्स आपको अभी क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कराता हूँ। दोस्तों, आपको देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पहली ज़रूरत होगी, आपको कोई भी एक ईंधन चाहिए होगा, फ्यूल चाहिए होगा। चाहे वो फ्यूल आपको कोल के रूप में मिले, चाहे वो फ्यूल आपको पेट्रोल के रूप में मिले, चाहे वो फ्यूल आपको किसी गैस के रूप में मिले, एक फ्यूल आपको चाहिए होगा। इस फ्यूल को आप जलाएंगे, बर्न करेंगे फर्नेस के अंदर। बर्न करने के बाद वहाँ पे आप वाटर को, जो वाटर का टैंक है उस वाटर के टैंक के अंदर वाटर को गर्म करेंगे। वाटर गर्म करके उसके अंदर स्टीम जनरेट करेंगे। स्टीम जनरेट करने के बाद आप उस स्टीम को टरबाइन के साथ फ्लो कराएंगे। जब टरबाइन पे वो फ्लो करेगी तो टरबाइन हमारी रोटेट होगी। टरबाइन की जो शाफ्ट है वो हमारे ऑल्टरनेटर या जनरेटर के साथ लगी होती है। जो जनरेटर के साथ लगी हुई है शाफ्ट, अगर हमारी टरबाइन मतलब रोटेट होगी तो इसका मतलब हमारी शाफ्ट रोटेट होगी, और शाफ्ट रोटेट होगी तो इसका मतलब हम जनरेटर से उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसका मतलब जनरेटर को हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए टरबाइन चाहिए। ठीक है, तो टरबाइन किस में कनेक्टेड है? जनरेटर में। और टरबाइन चलती किससे? स्टीम से। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम यह आएगी कि जो हमारी टरबाइन है उससे जनरेटर हमारा रोटेट कर रहा है, रोटेट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी को, और वहीं से हमें 11 केवी वोल्टेज मिल रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अभी इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ से समझ में आएगा। तो अभी यहाँ से समझ में ये आना चाहिए पहले कि हमारे पास सबसे मेन कंपोनेंट दो हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा जनरेटर, दूसरा कंपोनेंट है हमारा दोस्तों टरबाइन। ठीक है, तो टरबाइन और जनरेटर का जो साइज़ है वही हमारा इकोनॉमिकल और नॉट इकोनॉमिकल को डिसाइड करेगा। अगर हमारा टरबाइन का साइज़ बढ़ जाता है विद द जनरेटर, क्योंकि अगर जनरेटर की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 11 केवी का जनरेटर हटा के अभी के लिए 220 केवी का जनरेटर लगा दिया है। जैसे कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज के लेवल हैं वो हैं 11 केवी, उसके बाद 33 केवी, उसके बाद 66 केवी, उसके बाद 122 केवी, ठीक है, उसके बाद हमारी 400 केवी, उसके बाद 720 केवी। ठीक है, ये हमारे वोल्टेज के लेवल हैं। तो दोस्तों, इसमें जो वोल्टेज के लेवल हैं उसमें से मान लीजिए किसी एक पॉइंट का वोल्टेज हमने यहाँ पे उठा के जनरेटर लगा लिया। मान लीजिए कि हमें 220 केवी पे जनरेट करना है।
अब 220 केवी पे अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो 220 केवी पे जनरेट करने के लिए हमें 220 केवी का जनरेटर लेना पड़ेगा। अब जब 220 केवी का जनरेटर लेना पड़ेगा तो दोस्तों आप लोग साइज़ का अंतर समझ सकते हो। 11 केवी का जनरेटर हमारा रखा हुआ है, 11 केवी से हमें अभी कितने केवी का लेना है, 220 केवी का। 220 केवी का जनरेटर लेने के लिए हमारे पास कैपेसिटी ऑलमोस्ट 20 गुना हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 20 गुना हो जाएगी तो हमारा जनरेटर का साइज़ भी 20 गुना हो जाएगा। दोस्तों जनरेटर को जो रोटेट कराने के लिए हम टरबाइन यूज़ कर रहे हैं उसका भी साइज़ 20 गुना हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमें टरबाइन है उस टरबाइन को भी तो रोटेट कराना है, तो वो किससे रोटेट होगी, वो रोटेट होगी हमारी स्टीम से। तो जब हमें टरबाइन को रोटेट कराने के लिए स्टीम की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब स्टीम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हमें बड़ा फर्नेस चाहिए होगा, बड़ा बॉयलर चाहिए होगा जिसमें हमें वाटर को रखना होगा। ठीक है, बड़ा फर्नेस चाहिए, बड़ा बॉयलर चाहिए, ज़्यादा फ्यूल चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि हमें सेम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ज़्यादा बड़े साइज़ के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि बड़े जनरेटर की ज़रूरत पड़ रही है। जनरेटर बड़ा हुआ तो टरबाइन बड़ा चाहिए, टरबाइन बड़ा हुआ तो स्टीम ज़्यादा चाहिए, स्टीम ज़्यादा चाहिए तो फ्यूल ज़्यादा चाहिए, फ्यूल ज़्यादा चाहिए तो फ्यूल को रखने के लिए फर्नेस बड़ी चाहिए। ठीक है, फर्नेस बड़ी चाहिए और बॉयलर बड़ा चाहिए क्योंकि पानी को हमें उबालना है, स्टीम तो वहीं से आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हम साइज ऑफ जनरेटर इंक्रीज कर रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ जनरेटर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे हमारा नुकसान ये होगा कि हमें सारी चीज़ों के, सारे इक्विपमेंट्स के साइज इंक्रीज करने पड़ेंगे। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा जो मेन पार्ट होता है किसी भी इक्विपमेंट के अंदर वो होता है उसका इंसुलेशन। इंसुलेशन जो है हमारा वो सबसे मेजर पार्ट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे मेजर पार्ट है, मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारे इक्विपमेंट्स काम ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस केस में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इंसुलेशन की कॉस्ट है वो उसकी कैपेसिटी के साथ इंक्रीज करती रहती है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंसुलेशन के ऊपर एक वीडियो भी मैं बना चुका हूँ कि इंसुलेटर डिस्क देख के आप कैसे ये पहचान सकते हो कि कितने किलोवोल्ट की लाइन है ये। तो दोस्तों इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप जस्ट टावर पे देखेंगे कि कितने इंसुलेटर डिस्क लगे हुए हैं या स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है तो वो कितने लगे हुए हैं, उसमें देख के आप सीधा वोल्टेज लेवल को डिसाइड कर पाओगे। दोस्तों अभी यहाँ पे मेरा जो मेन बताने वाला पॉइंट ये है नेक्स्ट, वो ये है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है और जनरेटर है इनके अंदर इंसुलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इंसुलेटर का भी साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इंसुलेटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इंसुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब इंसुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी तो हमारे कॉस्ट को ही इंक्रीज़ करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमारा जो 11 केवी का इन्वर्टर है वो इसीलिए हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ जगह पे आपको 20 केवी और 25 केवी का भी जनरेटर देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट हो रही होगी 20 या 25 केवी पे। अब दोस्तों हमारा जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं वो ट्रांसमिट हम हायर वोल्टेज पे करते हैं। तो यहाँ पे हमने जनरेट तो किया 11 वोल्ट पे, 11 केवी पे, ठीक है, लेकिन हमने ट्रांसमिट किया 220 केवी, 400 केवी, 720 केवी। तो दोस्तों इसका क्या रोल बनता है, फिर हम वोल्टेज को बढ़ा क्यों रहे हैं, फिर या तो हम उतने ही वोल्टेज पे जनरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका पॉइंट ये है कि हमारा जो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने इसके लिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लिया हुआ है, वाई हाई वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली दोस्तों हाई वोल्टेज लॉसेज को कम करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पावर के अंदर बहुत सारे लॉसेज होते हैं। ठीक है, उन लॉसेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को हाई रखते हैं, क्योंकि पावर जो है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज की। तो अगर हमारा वोल्टेज हाई होगा तो पावर लॉस जो है वो कम होगा। ठीक है, पावर की नहीं, पावर लॉस की बात कर रहा हूँ मैं। तो पावर लॉस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, जितना कम वोल्टेज उतना हाई लॉस, जितना हाई वोल्टेज उतना कम लॉस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ पावर लॉस्ट एज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम वन लोकेशन टू दी नेक्स्ट, द हायर द वोल्टेज द लोअर द करंट। जितना हाई वोल्टेज होगा उतनी करंट होगी, क्योंकि हमें पावर को कांस्टेंट रखना होता है। पावर तो आप लोगों को पता है, पावर और एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो पावर और एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी बात हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ना डैमेज कर सकते हैं, ना ख़त्म कर सकते हैं, और ना ही एक्स्ट्रा में जनरेट कर सकते हैं। बस हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दे। जैसे कि आप मान लो कि जनरेटर भी क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, लेकिन अलग से तो कोई एनर्जी नहीं ला रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, द लोअर द करंट द लोअर द रेजिस्टेंस लॉसेज इन द कंडक्टर्स। दोस्तों जितना हाई वोल्टेज होगा उतनी करंट कम होगी, जितना करंट कम होगा आप लोगों को पता होगा आई स्क्वायर आर लॉसेज जो होते हैं, जो कि हीट लॉस है, वो हीट लॉस कम होगा। एंड जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस के लॉसेज कम हो जाएंगे, तो हमारी एनर्जी लॉसेज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज पे करंट वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंसेस में हम भेज रहे हैं वोल्टेज को, वो हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ही सेंड करते हैं। उसके लिए हम ट्रांसमिशन टावर्स यूज करते हैं, जो कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा। इसकी हाइट देख लीजिए आप कितनी होती है, और ये हाइट भी हमारी डिपेंड करती है किस पे, वोल्टेज ऑफ द सिस्टम पे। दोस्तों इसके लिए अभी मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को भी इतना समझ में आ गया होगा कि हम क्यों वोल्टेज को 11 केवी पे रखते हैं और 220 केवी पे नहीं रखते या 400 केवी पे नहीं रखते हैं। क्योंकि उसके लिए हमें हाई रेटिंग वाला जनरेटर यूज़ करना पड़ेगा, फिर हाई रेटिंग वाला टरबाइन, उसके बाद हमारा स्टीम के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। ये सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए। अब मैं एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो हाई वोल्टेज तो नहीं रख सकते, तो क्या हम लो वोल्टेज भी नहीं रख सकते? जैसे कि 11 केवी पे हम जनरेट कर रहे हैं, तो हम ये भी तो हो सकता है कि 2 केवी पे या फिर 3 केवी पे या फिर 5 केवी पे जनरेट करें। लेकिन दोस्तों उसके इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारा जो, आप लोगों को मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। वो पॉइंट ये है कि हमारा देखिए यहाँ पे टरबाइन का साइज़ आप देख सकते हैं, ये 11 केवी की टरबाइन है। ठीक है दोस्तों, 11 केवी की टरबाइन का साइज़ इतना बड़ा है। आप लोग सोचिए 220 केवी पे अगर हम जनरेट करेंगे तो कितना साइज़ होगा टरबाइन का, और उसको रोटेट कराने के लिए कितनी हाई पावर ऑफ स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें 11 केवी पे ही ये जनरेट करना चाहिए। ये आपको ऑल्टरनेटर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम वोल्टेज कम क्यों नहीं रख सकते, 5 केवी पे क्यों नहीं वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं हम, ठीक है, या 3 केवी पे क्यों नहीं कर लेते हैं। तो उसका रीज़न दोस्तों ये होता है कि अगर हमारा वोल्टेज कम होगा तो उस केस में करंट बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था पावर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, सिस्टम की पावर कॉन्स्टेंट होती है, और उसमें अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घट जाएगा। तो दोस्तों इसी वजह से अगर हमारा वोल्टेज डाउन हो जाता है तो करंट हमारी इंक्रीज होगी। आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि करंट हमारी जब बढ़ जाती है तो करंट के हिसाब से ही हमें क्या करना पड़ता है, करंट के हिसाब से हमें केबल का साइज़ बढ़ाना पड़ता है या कंडक्टर का साइज़ बढ़ाना पड़ता है। तो कंडक्टर का साइज़ बढ़ेगा तो दोस्तों आप लोगों को पता है उस केस में भी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो हमारा कॉपर होता है और कॉपर हमारा महंगा ही होता है। ठीक है, कॉपर का साइज़, कॉपर की कॉस्ट बहुत हाई है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि वो भी हमारा सिस्टम को इकोनॉमिकल नहीं बनाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी है दोस्तों कि अगर हमारा कंडक्टर है तो वो हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन इन mm स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट ओवरऑल डायामीटर इन mm और करंट रेटिंग। जैसे कि अगर 1.5 स्क्वायर mm का था ये, तो उसमें हमारी 17.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी। 2.5 स्क्वायर mm है, मतलब कि हमारा करंट ये बढ़ गया है एरिया, तो उससे हमारी करंट भी बढ़ गई है, 24 एम्पियर हो गई है। 4 स्क्वायर mm का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 32 एम्पियर तक करंट फ्लो कर रही है। 6 स्क्वायर mm का अगर यूज़ कर रहे हैं तो 41 एम्पियर तक इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारी अगर करंट रेटिंग बढ़ेगी तो कंडक्टर का साइज़ हमें बढ़ाना ही पड़ता है। तो इसका मतलब हमारा एक प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि वो कॉस्ट यहाँ से बढ़ जाएगी, कॉपर कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारा साइज ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारी कूलिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारा जो कंडक्टर है वो हमारा जनरेटर के अंदर लगा होता है। ठीक है, जनरेटर के अंदर भी वाइंडिंग होती है और बाकी वाइंडिंग भी होती है, तो हमारा जनरेटर को भी कूलिंग करना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को भी कूलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे सिस्टम की कूलिंग हमारी ज़रूरी होती है, क्योंकि नहीं तो वो फिर क्या होगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कूलिंग सिस्टम है वो कूलिंग सिस्टम को भी बूस्ट करना पड़ जाएगा। अगर हमारा साइज ऑफ द कंडक्टर बढ़ गया तो उस केस में कूलिंग करने के लिए ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों इस केस में हमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमारा कूलिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा और कंडक्टर का साइज़ बढ़ जाएगा, तो उससे भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉइंट क्या था कि हम क्यों 11 केवी पे ही वोल्टेज पावर को जनरेट करते हैं और कम वोल्टेज पे क्यों नहीं करते हैं या ज़्यादा वोल्टेज पे क्यों नहीं करते हैं। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे जो मोस्ट इकोनॉमिकल वोल्टेज मिला है एज पर द स्टडी वो 11 केवी का ही है, तो इसीलिए 11 केवी पे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना सभी अपने दोस्तों को। और बाकी
हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।